कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते हैं। अब्दुल्ला साहब, अ वार्म वेलकम टू यू। सर, ऑब्वियसली जेडी वैंस साहब की बात हमने सुन ली है और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साहब की भी हमने बात सुन ली। इस पर हम आते हैं, बट व्हाट माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द सीज फायर नाउ। हमें पता है कि 2 हफ्ते तक का सीज फायर था। आमतौर पर हमने देखा है जब किसी भी तरफ डायलॉग नहीं बैठते हैं, कोई आमादगी नहीं होती, तो अपनी अपनी जगहों पर जाकर दोबारा से अटैक्स का आगाज़ हो जाता है और उसी तरह की वल्नरेबिलिटी हमें वॉर की नज़र आती है जो हमें पहले नज़र आ रही होती है। दिस सीज फायर वॉज टेकन फॉर 2 वीक्स। अब आपको क्या लग रहा है, अगर पीस टॉक फिल वक्त कामयाब नहीं होती हैं तो सीज फायर ख़त्म हो जाएगा? सादिया सैमसन साहब और फैसल करीम साहब, देखें, बात यह है कि बोलने तो बोल दिया और हकीकत यह है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्यों ये कह रहे हैं कि ये कोई नाकामी हुई है, मुश्किलात आई हैं? आई सी कि इसमें बड़ी पॉजिटिविटी आई है। आप देखें कि जेडी वेंस ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरानियन डेलीगेशन ने कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कोलैप्स हो गए, दे हैवंट यूज्ड इट। और उन्होंने ये कहा कि हमने अपने एक फ्रेमवर्क है उनका और उनके एक लिमिटेड एजेंडे के साथ वो आते हैं जो कि दे हैव बीन असाइंड बाय देयर लीडरशिप। ईरान का जो क़यादत है वो, आपका क्या ख्याल है कि जाके मुज्तबा खामेनेई से मिले बगैर ये फैसला कर देता? तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। इसमें मसूद पज़ेश्कियान साहब के बगैर फैसला होता, ये भी नामुमकिन था। इसी तरीके से जब तक कि अमेरिका के जॉइंट चीफ और उनकी CIA चीफ तुलसी गैबर्ड और इसी तरीके से जो आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप, जब तक ये नहीं बैठेंगे, इंपॉर्टेंट लोग नहीं बैठेंगे, तो कैसे पता चलेगा? ये 47 साल की दूरियां हैं, 47 साल की दूरियां, 47 घंटे भी नहीं बैठे आपस में, 21 घंटे बैठे। जेडी वेंस आए थे तकरीबन 3 से 6 घंटे के, मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर उनको तकरीबन पूरा एक दिन वो यहाँ पाकिस्तान में रहे। तो दिस शोज के हाउ सीरियस दे वर एंड दे आर सीरियस बाय द वे। इसके और भी पहलू हैं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, आपका सवाल ये है कि सीज फायर का क्या होगा। सीज फायर बिल्कुल अभी जिस तरह से चल रहा है सीज फायर चलेगा। उनको रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया। देखें, जब आपस में बैठते हैं, 47 साल की दूरियां होती हैं, तो फिर क्या होता है? फिर गिले शिकवे होते हैं, स्टीम आउट होता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने फलाना वादा झूठा किया, तुमने ये जो है वो वफा नहीं किया। देखिए, माजी के अंदर ओबामा साहब के दौर में हुआ था ना कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ साथ वो फिर आगे मामलात चलाएंगे और उसके ऊपर जो उन्होंने कंसेशन देने थे ईरान को, उसके अंदर जो रिलैक्सेशन देनी थी उनके जो एसेट्स के हवाले से और दीगर जो उनके ऊपर पाबंदियां आयद की थी, वो नहीं दी अमेरिका ने। नतीजा ये हुआ कि फिर ईरान ने मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो डेवलप कर लिए और फिर उनकी अफसुदगी लेवल भी बढ़ गया। मामला यहाँ अमेरिका और ईरान का नहीं है, मामला एक फेक स्टेट का है। मामला उस फेक स्टेट का है जो एक न्यूक्लियर ईरान और न्यूक्लियर पाकिस्तान को देखते हुए उनको तकलीफ होती है और उस स्टेट को अब वो अमेरिकन लायबिलिटी समझने लगे हैं रादर देन एन एसेट। और साफ सी बात है, ये देखें सादिया सैमसन साहिबा, ये बहुत बहुत गौरतलब बात है। दिस इज नॉट अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान ऐसा नहीं है कि वहां बमबारी हो रही है, वहां मुश्किलात हैं तो पूरे खित्ते को जो है तकलीफ है। ये वहां अफगानिस्तान के साथ आबनाए हुर्मुज नहीं जुड़ी हुई थी। वहां अरब ममालिक के वो ममालिक नहीं थे जो $3 ट्रिलियन के अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर बैठे में हैं, और अगर कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे क्या खास? तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सारी जंग में आगे क्या होगा। इजराइल ये चाहता है कि किसी सूरत ये मामला बूट्स ऑन ग्राउंड पे जाएं। अमेरिकन फौज रिलक्टेंट है बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। अभी जो वाकया हुआ F-15 जहाज गिरने का, आपने देखा कि उसके अंदर 2-3 बातें बड़ी अहम थी। पहली बात यह है कि अमेरिका ने यह कहा कि हमने अपना पायलट रेस्क्यू कर लिया, लेकिन रेस्क्यू के लिए जो उन्होंने जहाज खुद अपने बकौल उनके कि वो गिरा दिए, तो उनका भी तो अमला था ना। वो अमला कहाँ गया? और उनके अंदर क्या वो खाली बैठे हुए थे? उनके अंदर 120 ट्रुप्स मौजूद होते हैं C-130 के अंदर। मैं फौजी घराने से ताल्लुक हूँ, मुझे मालूम है पाकिस्तान के पास C-130 मौजूद हैं। तो वो ट्रुप्स कहाँ गए? फिर उनका अमला किधर गया? क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि हमने अपना एक पायलट रेस्क्यू किया है, और अगर वो एक पायलट, तो वो फिर A-10 थंडरबोल्ट था, वो जो शनूक हेलीकॉप्टर था, वो जो
ब्लैक हॉक्स थे वो कहाँ चले गए, उनका अमला कहाँ गया। तो ग्राउंड रियलिटीज बड़ी मुश्किल है। और फिर ईरान के लोगों ने इकट्ठे हो गए, आपने देखा था कि वो बंदूकें लेके जा रहे थे, यानी बिल्कुल कि ठीक एक है। नेशन लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तो फियर अ मैन हु हैड गॉट नथिंग टू लूज, इसकी जगह दूसरी जानिब इसराइल है। अब क्योंकि ये भी एक फरीक था, पाकिस्तान इसराइल को मदऊ नहीं कर सकता था और ना करेगा, क्योंकि हम उनको तस्लीम नहीं करते। इसलिए उनका जो नुमाइंदा था वो जैरेड कुशनर था। जैरेड कुशनर के साथ बड़ा गहरे मरासिम है नेतन्याहू के, वो दोनों एक दूसरे के घरों में आके रहते हैं, जब ममालिक में जाते हैं तो इस किस्म का याराना उनके साथ है। अब जाहिर है एक थर्ड पार्टी है, उसको भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेना है। उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जब तक कि आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान से वो फोन करेंगे कि जनाब ये बातें हुई हैं, तो पाकिस्तान से फोन तो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर अफसोदगी के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो आप ये देखिए कि आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने आके ये बोला था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो उसका फिसाइल मटेरियल है, उसको पूरा का पूरा तर्क करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर जंग शुरू हुई। दिस मीन्स कि जंग शुरू करने के पीछे और भी मकासद हैं, सिर्फ न्यूक्लियर एक नहीं है। क्या ईरान अपनी एयरफोर्स ना होने के बाद अपना मिसाइल प्रोग्राम को फोरगो कर सकता है? तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता और ना उसको करना चाहिए। इससे बेहतर है कि वो खुंडी छुरी से जो है वो अपना गला खुद काट ले। ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ये हीट अप होता है, चीजें आपस में गिले शिकवे चलते हैं, फिर उसके बाद रियलिटीज के ऊपर आते हैं। देखिए अमेरिका ने भी हमला करके अपना टीम आउट कर लिया है, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया है। उनको पता चल गया है कि ईरान ने एक दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग, मुआशी जंग जो है वो शुरू कर चुका है। आबनाए हुर्मुज उनके कंट्रोल के अंदर है। उनको पता है कि जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल बन गई हुई है और ये ज्यादा देर वो मुश्किल सह नहीं सकेंगे। इफ यू अलाउ मी वन थिंग, इफ यू अलाउ मी, आपने जो आगाज़ किया है मेरे ख्याल से वो सबसे अहम बात है कि डिसअपॉइंटमेंट वाली बिल्कुल इसलिए बात नहीं है क्योंकि जेडी वैंस ने गुफ्तगू का आगाज़ ही इससे किया है अप्रिसिएशन फॉर पीएम एंड फील्ड मार्शल। तो ये एक तो चीज़ विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। बट आई वांट टू आस्क कि हम सिर्फ इसको ईरान और इसके तनासुर में ना देखें, जैसे कि आपने कहा कि इसराइल वाला भी मामला है। और द गुड थिंग अगेन इज़ कि मंगल को मजीद टॉक्स हो रही हैं बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। नाउ दिस वाज वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन एज वेल, जो कि ईरान और अमेरिका के मामला थे। तो देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम ये बात के जो बात के जेडी वैंस ने कि भाई जो कोर मामला है वो न्यूक्लियर वाला मामला है और उस पर हमने बात करनी है। तो मैं चाहूँगा पहले तो ये लेबनान इसराइल की जो टॉक्स हैं इस पर भी आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए और इस तनाजुर में है एक ऐसा न्यूट्रल ग्राउंड फराहम करना है जिसके अंदर बैठ के तमाम मामला तय हो जाएं। अफसूदा यूरेनियम के लिए पाकिस्तान कुड बी वन ऑफ द कंट्री जिसके पास वो अफसूदा यूरेनियम, क्योंकि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, इस वजह से अफसूदा यूरेनियम पाकिस्तान के पास भी रखवाया जा सकता है क्योंकि ईरान को हम पर ट्रस्ट हासिल है। हाउएवर ये तो एक मेरे ख्याल में बहुत ही मैं अर्ली बात कर रहा हूँ। जहाँ तक लबनान की बात है, देखिए लबनान का बुनियादी बात तो पाकिस्तान में तय होनी थी और यही वजह है कि आप देखें सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर यहाँ बात हुई है, लबनान के ऊपर उन्होंने कोई, जेडी वैंस ने कोई बात नहीं कही। इससे क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं फ्रॉम 12,000 किलोमीटर दूर 15 साल के बाद अमेरिका के नायब सदर का पाकिस्तान आना। डू यू थिंक कि वो विदाउट एनी बिजनेस आए थे? इतनी देर में तो मेरे भाई 21 घंटों के अंदर तो कोई लेट से कि $1 बिलियन की डील भी तय नहीं होती, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये तो पाकिस्तान का किरदार है। देखें वेस्ट का एतमाद, ईरान का भरोसा, अरब दुनिया का यकीन पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको और कहां से मिलता है? अच्छा फिर इसमें एक और बात है जो कि यहाँ नहीं बताई गई, वो बात बड़ी अहम है और वो है चाइना का रोल। अभी चाइना को क्या अब चौधरी है अमेरिका, चौधरी क्या वड्डा चौधरी मानेगा चाइना को? तो फिलहाल तो अभी उनका जो इंपीरियल ह्यूबरस है, उनका जो इस टाइम पे तकब्बर है, वो उनको इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ देर के बाद उनको रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा जब वहाँ मुख्तलिफ ओपिनियन बनेगी, जब जेडी वैंस जाएंगे। जहां तक लबनान का ताल्लुक है, देखिए वहाँ जो टॉक्स हैं
वो निचले लेवल की हैं, वहाँ एम्बेसडर लेवल के ऊपर हैं जो मंगल के अंदर होना है, जिन्होंने उसकी नीटी ग्रिटी तय करनी है, छोटे छोटे मामला के वहाँ अच्छा फिर क्या होगा, कितने कौन पहले बमबारी बंद करेगा, कौन लोग वहाँ होंगे, हिजबुल्लाह का क्या होगा। क्योंकि अभी जो इसराइल ने बात कही है वो ये कही है कि मैं हिजबुल्लाह के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगा। मेरी क्योंकि लबनानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं राब्ते में होता हूँ, डॉक्टर नवाफ सलाम उनके साथ पुराना सलाम दुआ है, तो वो बड़े समझदार आदमी हैं और उन्होंने मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर दिया है मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, और पाकिस्तान के हवाले से अच्छे जज्बात का इजहार किया है। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम जब छोटे ममालिक की बात करते हैं तो हम उनकी प्रॉक्सी कह देते हैं, जब अमेरिका का कोई होता है इत्तेहादी तो हम उसको एलाई कहते हैं। नहीं, ईरान के एलाई हैं ये, और ईरान अपने एलाइज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रीजन के अंदर ये मंतकी बात भी है। थोड़ा सा हमीद गुल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसको थोड़ा सा डिग डीप करते हैं। नेतन्याहू के स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। नेतन्याहू ये कहते हैं कि वी वांट पीस डील विद लेबनान, लेकिन वो ईरान के लिए ये कहते हैं नॉट येट फिनिश्ड। What does it mean? I mean, वो लेबनान के साथ अभी जो ट्यूसडे से टॉक्स होने जा रही हैं उसको किसी नहज पर तो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ वो समझते हैं कि अभी वॉर के मामलात उनके ख़त्म नहीं हुए हैं। जब ये ऑब्वियसली ये एक रास्ता पेव ज़रूर हुआ है, और जब बातों का आगाज़ होता है, टॉक्स का आगाज़ होता है, तो इसी तरह से एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा किसी अग्रीमेंट तक पहुँच जाया जाता है। बट एट द सेम टाइम हम कल से डिस्कस कर रहे थे, इन पूरी पीस टॉक्स के अंदर जो स्पॉयलर है वो इसराइल है। तो जब इसराइल ये कहता है कि उनकी कैंपेन ईरान के अगेंस्ट खत्म नहीं हुई है, इससे क्या समझा जाए, वेयरएज़ वो लेबनान के साथ सेटल इन करने के लिए तैयार है? देखें, सिर्फ इसराइल स्पॉइलर नहीं है, इंडिया भी तो स्पॉइलर है, और पीट हेगसेट भी स्पॉइलर है। राइट, बट व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? हाँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये स्पॉयलर्स तो सारे हैं बैठे हुए, और अमेरिका को अब ये रियलाइजेशन है। देखें, इजराइल की कोई हैसियत नहीं है। अगर अमेरिका उसको कोई चीज़ अगर बिल्कुल फर्म अंदाज में बताएगा, देखिए ना, माजी में किसी सदर अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? सैंक्शंस के जरिए उनको टाइट किया था, सब कुछ किया था, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए किया था, लेकिन बराह रास्त हमला नहीं किया था। बराह रास्त हमला करके अमेरिका को हासिल क्या हुआ? पहली बात यह है कि ये जंग उन्होंने इत्तेहादियों के बगैर लड़ी है, बगैर इत्तेहादियों के पैसे के लड़ी है। ये तो हमेशा, तो आपको पता है, ये तो फाइनेंस करवाते थे। अब जब इसराइल की बात है तो इसराइल को तो ये समझ आ रही है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा, मिसाइल प्रोग्राम, पहले फॉरगेट इट कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या नहीं है, वो मिसाइल प्रोग्राम है, और फिर आबनाए हुर्मुज़ तो इटसेल्फ वो 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से ताकतवर साबित होकर आई है। तो इसी वजह से एक फोर्थ पावर ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर इस टाइम पे खुद अमेरिकन अखबारात ईरान को देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि उनको ये मालूम है कि अगर जब तक के ईरान के पास उनका मिसाइल प्रोग्राम है तो इसराइल जो है वो आपको मालूम है कि वो सेफ नहीं है, और इसके लिए वो आपके नाम से मिलता जुलता वो एक सैमसन ऑप्शन किताब मौजूद है, 1981 में लिखी गई थी, और ये सेमूर पी हर्ष ने लिखी थी। और उसमें वो क्या कहा था कि जी ये सैमसन ऑप्शन तब है कि अगर ईरान जब इसराइल की रियासत को कोई बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा तो फिर इवेंचुअली दे विल गो फॉर द न्यूक्लियर ऑप्शन। लेकिन इस दौरान के अंदर साथ ही साथ हर्ट्स अखबार जो कि इजरायली है और जेरूसलम पोस्ट, वो ये लिखते हैं कि ईरान के पास 8 से 10 डर्टी बॉम्ब मौजूद हैं। और फिर अभी जो धमकी दी गई, आपने देखा ये धमकी क्यों दी जाती है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। धमकी इस टाइम पे दुनिया में असर नहीं कर रही कि अगर वो धमकियों के ऊपर चलें। ईरान ने धमकी नहीं बर्दाश्त की तो अभी चाइना को धमकी लगा दी कि अगर तुमने उनको हथियार फराहम किए या न्यूक्लियर के अंदर फैसिलिटेशन की तो हम तुम्हें ये कर देंगे। ईरान का कुछ नहीं करेंगे तो चाइना को क्या करेंगे? देखें, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की गारंटीज इनके लिए मानना फिलहाल कबूल नहीं है। इनका जो तकब्बर है वो बहुत ज्यादा है। लेट देम रियलाइज दैट दे आर नाउ गोइंग टू शेयर द सुपर पावर स्टेटस विद अदर कंट्रीज एज वेल, और यही उनके लिए सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक धचका है। देखिए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन उनका अमेरिका बन गया,
इसी जी। तरीके से पॉलिटिकल आइसोलेशन आपके सामने है कि वहां लाखों लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, जी। मीडिया उनके खिलाफ हो गया, अपना मीडिया अमेरिका के खिलाफ हो गया है। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर लेट देम रियलाइज, लेट देम कूल डाउन, ये मामलात जाएंगे, बात डिस्कस होगी, आपस में तय Okay. होगा। लेकिन आई थिंक के कोई प्रॉब्लम फिलहाल इस टाइम पे जो ऑलरेडी एक अमन कायम हुआ हुआ है, आई थिंक के उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। Okay. दिस इज व्हाट आई बिलीव। All right. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।